सो हाई एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। दोस्तों कैसे हो यार? 10वीं की तैयारी चल रही है कि नहीं? क्योंकि अब की बार 90 पार विद JR ट्यूटोरियल्स करना है कि नहीं? तो उसके लिए भी मेहनत लगातार आपकी होनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूं डेली आपके लिए, न जाने कितने कितने वीडियोस नए नए रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, और पिछले 5 साल में लगातार कितने सारे सब्जेक्ट्स के लगातार वीडियो आप लोग के लिए बना के रखा हुआ है। तो कंटिन्यूअसली मेहनत जारी है। जितना मैं कर रहा हूं उससे थोड़ा सा ही ज्यादा आपको करना है मेहनत, ताकि आपका 90 पार का सपना जरूर पूरा होगा। कमेंट सेक्शन में लिख देना आपकी बार 90 पार विद JR ट्यूटोरियल्स, एंड हर जगह जाके स्पैम भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अब डेफिनेटली यहां पे आप आए हो तो आज के इस वीडियो में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेगी। तो अगर आप 10th ज्योमेट्री में स्टडी कर रहे हो, थोड़ा दिक्कत आती है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कराने वाला हूं। वो भी 3 चैप्टर के लगातार, 1, 2 एंड 3 चैप्टर्स के लगातार 3 चैप्टर के आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब लोग सोचते हैं कि यार 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से पूछ पाछ के लिख लेंगे। देखो यूजुअली होता क्या है ना, बोर्ड एग्जाम में ना जो इन्विजिलेटर आते हैं ना, जो सुपरवाइजर आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको छापने दे दे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार छाप के पास हो जाऊंगा। भाई ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसे स्ट्रिक्ट वाले उल्टी खोपड़ी के आ गए ना भाई, यहां भी ऐसा मुंडी घुमाओगे ना आपका पेपर छीन सकते हैं, आपको लास्ट वार्निंग दे सकते हैं। तो यार ये मत बिलीव करके चलना कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो मैं इधर से उधर से पूछ के लिख लूंगा। ये नहीं होता। खुद का मेहनत करो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन से जाओ। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, उतना करके जाओ। क्योंकि जब खुद के दम पे हम कुछ लेकर आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खुशी देता है। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान में रखना। चलिए शुरुआत करेंगे। तो जरूर से वीडियोस देखना, सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, सारे वीडियोस भी अवेलेबल है। उड़ान बैच के रिवीजन्स भी जो है उसके वीडियो भी अवेलेबल है, और नए वाले उड़ान बैच के लाइव रिवीजन का बैच भी जो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है आपको कब से शुरू होने वाला है, आपको पता चली गया होगा। साथ ही में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स, पीडीएफ वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के होंगे ना, वहां पे अपलोड होते रहेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो JR ट्यूटोरियल्स, आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। और अभी भी अगर आप चाहते हो कि आप हमसे ऐप से जुड़े, तो हमारा एक JR ट्यूटोरियल का ऐप है, वहां पे विश्वास बैच चल रहा है, डिस्काउंटेड लास्ट ऑफर चल रहा है, और वो अगर आप ले लोगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोग का। पर एक बार चेकआउट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। कुछ पहला क्वेश्चन, सिमिलैरिटी पहला चैप्टर होता है, आपको पता ही है MCQs टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब देखो इसमें ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR से सिमिलर बोल रहा है। AB का रेशियो PQ के साथ दिया हुआ है 3:4। हमें बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR से निकाला। तो आपको पता ही है कि ये थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का फंडा लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई सही जवाब है। लेकिन इसका सॉल्यूशन अगर आप देखोगे, अगर आप दोनों ट्रायंगल को देखोगे, तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये दोनों का रेशियो निकल जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, और AC का स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। लेकिन हमें किससे मतलब है? सिर्फ AB और PQ से मतलब है। तो सिर्फ AB वाला और PQ वाला पार्ट लेना है हमारा, बाकी का पार्ट एलिमिनेट कर दो। तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, जिसमें अगर आप देखोगे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये दोनों ट्रायंगल इसका रेशियो 3/4 दे रखा है, यानी इस ट्रायंगल का रेशियो 3/4 है, यानी उसका वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो हो जाएगा 3/4 इनका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16, यानी 9/16 या फिर 9/16 विल बी माय आंसर। ऑप्शन नंबर बी देख सकते हो, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ आंसर कमेंट कर सकते हो, जरूर से आपको मजा आएगा। और मैं चाहता हूं कि जितने भी एग्जांपल्स मैं करा रहा हूं ना, तो आप लोग भी एक बार उसको नोटबुक में फटाफट से रफली प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो इंसान प्रैक्टिस करता है ना उसके माइंड में चीजें फिट रह जाती है। नेक्स्ट है ट्रायंगल XYZ ट्रायंगल PQR है, और ये ट्रायंगल XYZ का वैल्यू दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू दे रखा है हमें, और हमें XY का रेशियो PQ से निकालना है, मतलब जो साइड्स होते हैं उसका रेशियो निकालना है। बहुत सिंपल, यहाँ पे भी कोई फंडा लगने वाला है, दैट इज थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगने वाला है। तो दोनों का रेशियो इज इक्वल टू उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हमें किससे मतलब है? सिर्फ 2 वैल्यू से मतलब है, जो कि है XY और PQ। तो हम XY और PQ रखेंगे, बाकी इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। तो XY और PQ का वैल्यू निकालना है, और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, क्या रेशियो नहीं दिया, डायरेक्ट वैल्यू दिया है। तो ये 25 है, और नीचे वाला PQR जो है 4 है, तो इधर 25 डाला, इधर 4 डाला, तो 25/4 इज इक्वल टू XY स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये 25 का 5 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, यानी 5/2, यानी 5:2 इज द आंसर। ऑप्शन में है 5:2। देखो यहाँ पे, देखो कंफ्यूज करने के लिए 2:5 भी दिया है, गलत हो जाएगा, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। समझा बच्चा? देखो और कुछ क्वेश्चन है, विच इज नॉट टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हमने सिमिलैरिटी पढ़ा, उसमें बहुत सारे टेस्ट पढ़े, तो 4 है, दैट इज एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, SAA, और एक SSS। तो SAA करके कोई टेस्ट नहीं होता, साइड एंगल एंगल ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, तो ये इट इज नॉट ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। वैसे ही 2 ट्रायंगल सिमिलर है, एक एंगल 45 है, एंगल E 35 है, एंगल बी निकालने बोल रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि कभी भी 2 ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से, माफ कर, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CAST के हिसाब से भी जो एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो एंगल A
किसके साथ, एंगल डी के साथ, एंगल बी, एंगल ई के साथ, एंगल सी, एंगल एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहां पे बोल रहा है कि एंगल ई 35 है, तो एंगल ई 35 है तो एंगल बी जो होगा बीच वाला ऑब्वियसली वो भी 35 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार दो ट्राइंगल सिमिलर है, एक्स वाई अपॉन पी क्यू, एक्स वाई जेड अपॉन क्यू आर का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप देखोगे दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगेन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आपको पता ही क्या होता है, दैट इज एक्स वाई अपॉन पी क्यू, ठीक है ना, यहाँ पे वाई जेड अपॉन क्यू आर हो जाएगा, और तीसरा एक्स जेड अपॉन पी आर हो जाएगा। तो ये हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ये दोनों चाहिए। तो देख सकते हो क्या है, एक्स जेड अपॉन पी आर। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, देखो ये दोनों है, तीसरा ये चीज है, तो ये ऑप्शन में है हमारे, लिख दिया हमने। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और कुछ है ही नहीं यार इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ना, ज्यादा कुछ चीजें है नहीं। देखो और एक और क्वेश्चन है, बीपीटी वाला आता है कभी कभी। देखो ट्राइंगल दिया है, दिख रहा है दो लाइन नीचे का, ये लाइन और ये लाइन सिमिलर है, माफ करना पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी। तो कहाँ दिख रहा है वो, देखो ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ गया, पैरेलल टू बीसी है, इसके लिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पे लगेगा। फिर दो ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल ए 48 है, एंगल डी निकालना है। तो अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको एंगल ए दिया है, तो एंगल ए अगर 48 है तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, तो थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये 2025 में भी मैंने वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो भी आज भी अवेलेबल होगा। काफी सारे आप में से बच्चे होंगे जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा, लेकिन अभी मैं ये फ्रेश तरीके से इसलिए भी बना रहा हूँ कि इस बार के जो बच्चे हैं जिन्होंने वो वीडियो मिस कर दिया था, या फिर नहीं देख पाए थे, या फिर ढूंढ नहीं पाए थे, तो ये वापस से देख लेंगे रिवाइज करके। तो 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे सेट कर लो इस वीडियो को, फटाफट से मेरे साथ सॉल्व कर डालो। अब देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछता है इस चैप्टर में से, जो सॉल्व करना होता है। पहला 1 मार्क्स का जो मैंने कराया वो क्या था, एमसीक्यूज था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ए एमसीक्यू होता है, क्वेश्चन नंबर 1 बी जो होता है वो आपको सॉल्व करना होता है 1 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है, दो ट्राइंगल सिमिलर दे दिया है, दोनों ट्राइंगल का रेशियो दे दिया है 16/25, हमें बोल रहा है ए बी अपॉन पी क्यू निकालो। सेम करना है, कुछ नहीं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों का रेशियो आ जाएगा, दैट इज थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का, ठीक है ना। तो इसके जो भी करस्पॉन्डिंग साइड से इसके स्क्वायर हो जाएंगे, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। अब इसमें हमें यूज क्या करना है, हमें करना है ए बी और पी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो हम इन दोनों से मतलब नहीं है हम लोग को, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से ये इससे मतलब है। तो हमारा ये जो है ये है 16/25 जो दिया हुआ है, लिख दिया उसकी जगह पे, बाकी ये रहेगा स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 4/5, 4:5 इज द करेक्ट आंसर। उसी प्रकार ये बोल रहा है दो ट्राइंगल दिए हैं, क्या ये दोनों सिमिलर है, तो कैसे पता करोगे दोनों सिमिलर है कि नहीं, रेशियो निकालो। तो ए बी का रेशियो पी क्यू से निकालो, 6/3, ए बी का साइड 6 है, पी क्यू का साइड 3 है, तो 6/3 से वैल्यू आ गया 2। फिर बी सी अपॉन क्यू आर निकालो, तो बी सी का 8 है, ये 4 है, तो 8/4 2 आ गया, यानी बी सी अपॉन क्यू आर का वैल्यू भी 2 आ गया। उसके बाद ए सी निकाल लो और इसका पी आर निकालो, जो सेम साइड है, ए सी और पी आर 10/5, यानी इसका वैल्यू आएगा। तो आप देखोगे तीनों के तीनों रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन क्यू आर पी आर इज इक्वल, यानी तीनों का वैल्यू सेम है। तो अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो सीधी सी बात है, हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये तीनों साइड इक्वल होंगे, और तीनों साइड इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल दिए हुए वो क्या होंगे, एक दूसरे को सिमिलर होंगे। कौन सा टेस्ट, बाय साइड साइड साइड, तीनों साइड यहाँ पे करस्पॉन्डिंग में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो बाय साइड 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 टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर 1 मार्क्स के लिए पूछ लेगा कि भाई ट्राइंगल दे दिया, लाइन खींच दिया, पैरेलल लाइन है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी ए बी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन सीई। इसमें ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 2, बी सी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, सॉरी बी डी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, सॉरी हाँ ए सी का वैल्यू 4 है, और सीई की जगह पे एक्स लिखा है, तो हमें एक्स निकालना है। बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज 6 आ रहा है यहाँ पे। दो ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल बी 40 है, एंगल एम निकालना है। तो अगेन यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से मेरा सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए एल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल बी एम के साथ हो जाएगा, और एंगल सी एन के साथ हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल CAST। हमें क्या चाहिए, बी का वैल्यू 40 पता है, तो एम का वैल्यू भी निकल जाएगा 40, खत्म, बहुत ईजी है, ठीक है। इस प्रकार से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सेकंड चैप्टर, इसमें कैसे आते हैं एमसीक्यूज, पाइथागोरन ट्रिपलेट के ऊपर तो मैंने हर बार देखा यार, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पाइथागोरन ट्रिपलेट के ऊपर देखने मिल जाएंगे। इसमें आपको 3 वैल्यू दिया रहता है, इसमें आपको क्या करना होता है, हर एक का पहले तो स्क्वायर निकाल लो, जो भी नंबर से, पहला ऑप्शन लिया मैंने 1, 5, 10, ठीक है, तो 1, 5, 10 का स्क्वायर निकालो, वो नहीं आएगा, मैंने डायरेक्टली लिया सेकंड वाला 3, 4 और 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर है वो इक्वल होगा बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर, यानी सम के बराबर, तभी तो वो पाइथागोरस थ्योरम होता है ना। तो यहाँ पे 25 = 16 + 9 हो रहा है, तो ये 5 स्क्वायर = 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर से, इसका मतलब ये क्या है, हमारा ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉलो करता है। तो 3, 4, 5 विल बी माय आंसर। यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल इज 169, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ पे एक ट्राइंगल है मान लो, इसमें आपको दो साइड के सम का स्क्वायर दिया हुआ है 169, ठीक है ना, देखो दो साइड के सम का स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लो एबीसी मैंने लिया, मतलब एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर का वैल्यू दे दिया उन्होंने 169, तो एसी यानी हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, स्क्वायर रूट ले लोगे तो एसी विल बी इक्वल टू 13, बहुत ईजी है। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ साइड इज 12, लेंथ ऑफ डायगोनल इज 20। कुछ नहीं, रेक्टेंगल है, इसमें डायगोनल दिया हुआ है भाई, एक साइड पता है, ये डायगोनल पता है, हाइपो अपना इससे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, देखो AC का स्क्वायर AB, ये नहीं पता है ना, ये साइड नहीं पता है, तो AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा आपका वैल्यू, AB का वैल्यू 16। बहुत इजी, एक बार खुद नजर डालो कितना इजी तरीके से मैंने सॉल्व करा रखा है, क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC का 12 है, BC 6 है, देन फाइंड एंगल ऑफ A। तो अगर आप एक ट्राइंगल कंसीडर करते हो ABC, जिसमें आपको बोल रहा है कि AB का वैल्यू 6√3 है, AC का वैल्यू 12 है, BC का वैल्यू 6 है, और आपको बोल रहा है एंगल A निकालो, तो एंगल A किधर है, ये वाला। अब एंगल A क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, दिख रहा है आपको, एंगल A दिया नहीं है, लेकिन अगर मुझे एंगल निकालना है, ठीक है ना, एंगल निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये किस बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये BC है, अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है मान लो, ठीक है ना, 30 डिग्री है, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होता है वो आपको पता ही है क्या होता है, 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होता है वो √3/2 हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो हम बोल सकते हैं कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो कि है BC, ये BC क्या होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो BC इज नथिंग बट हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे BC क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस है, मतलब हाइपोटेनियस 12 है, तो 12 का हाफ हो जाएगा 6, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब ये 30 होगा, तभी तो वो पॉसिबल है ना। तो ये हमारा जो कंसिडरेशन था कि ये 60 डिग्री है, तो सॉरी 30 डिग्री है, तो ये बराबर है 30 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना, बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री। याद रखना 30 60 90 आता ही आता है, 45 45 90 इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और भी कुछ है क्या, हाँ देखो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10√2, स्क्वायर है, 10√2 दिया है, ये x मान लो, ये भी x होगा, सब साइड x होगा बिकॉज स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका x² + x² इज इक्वल टू 10√2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, दैट इज x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बराबर। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने कहीं पे, चलो कोई बात नहीं, x का वैल्यू यहाँ से 10 मिल जाएगा। और एक बार x का वैल्यू मिल गया, आपको पूछा क्या है, पेरीमीटर निकालो ना, पेरीमीटर इज नथिंग बट स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय द साइड, तो 4 10 40, तो पेरीमीटर आ जाएगा 40। हाँ देखो यहाँ निकाला हुआ है, उधर देख रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। ABC साइड है ट्राइंगल का, हमें बोल रहा है कौन सा टाइप का ट्राइंगल होगा, तो अगर दो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू C² होता है, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हम बोल सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो बहुत ईजी है इसको गेस करना, आराम से हमने निकाल के दिखा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे और क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है RST नाम का, S 90 डिग्री है, ठीक है, T 30 डिग्री है, और R जो है, R दिया नहीं है, ठीक है, RT दिया है वैल्यू 12, तो हमें बोल रहा है RS निकाल के दिखाओ, तो ये रहा RS, तो RS किसके अपोजिट है, 30 के, तो हमको पता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है। अगर आप देखोगे पहले तो आप ये कर सकते हो ना कि सम ऑफ ऑल ट्राइंगल इन एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो तीनों को प्लस किया तो R का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, ठीक है, R का वैल्यू आपने 60 डिग्री निकाल दिया। अब आपको RS निकालना है, तो आपको पता है 30 के अपोजिट में है, तो 30 के अपोजिट क्या होता है, 1/2 ऑफ हाइपोटेनस होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस इज 12, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज नथिंग बट 6, तो आपका RS का वैल्यू 6 आ गया। देख सकते हो कितना इजी है। उसी प्रकार देखो, ये एक ट्राइंगल है जिसमें साइड 50 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर दिया है, हमें बोल रहा है पता लगाओ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। कैसे पता लगाओगे, तीनों को ले लो, सबसे बड़ा साइड को ले लो, उसका स्क्वायर कर दो पहले, तो बाकी दोनों नंबर को ले लो, उसका स्क्वायर करके ऐड कर लो, प्लस कर लो, ठीक है, प्लस कर दिया, कितना आया 2500, और इसका स्क्वायर भी 2500, मतलब लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है उसका वैल्यू और बाकी रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन, उसका वैल्यू दोनों सेम आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं 50 स्क्वायर इज नथिंग बट 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, करेक्ट है, क्योंकि अगर कोई बड़ा वाला साइड है कोई ट्राइंगल के अंदर, उसका स्क्वायर और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर दोनों के वैल्यू इक्वल होंगे, तो वो हाइपोटेनस अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है उसमें, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है ना, ये ट्राइंगल दिया, इसमें हाइट पूछा हुआ है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर का साइड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 60 90 इसमें अप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट है 90 होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपको पता ही है कि हर एक साइड 60 डिग्री होता है, तो ये 60 होगा तो ऑटोमेटिकली 90 होगा, तो यहाँ पे लग जाएगा 30 60 90 ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ हाइट ऑफ इक्विलैटरल। अब ये इक्विलैटरल का हाइट मतलब ये वाला साइड निकालना है जो कि है AD, मुझे AD का वैल्यू निकालना है, करेक्ट है। तो AD किसके अपोजिट है, 60 के, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, बताओ यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, यानी AB मेरा यहाँ पे हाइपोटेनस है, यानी 4, तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2√3 विल बी माय आंसर, खत्म। देख सकते हो आप लोग, ठीक है, कितना ईजी है, समझ रहे हो बात को, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, इन फिगर AB परपेंडिकुलर टू BC, AB इज इक्वल टू BC और मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AB मेरा BC से परपेंडिकुलर है, AB का वैल्यू BC के बराबर है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों एंगल जो होंगे सिमिलर आएंगे, तो मैंने X मान लिया, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जब दो एंगल सिमिलर होते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन से इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल A एंगल C बराबर है। अब कोई भी ट्रायंगल में प्लस करोगे 180 होता है,
तो ये x माना है, ये भी x होगा, तो x प्लस जो एंगल b होगा जो कि 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45, यानी ये 45 होगा। और आपको पता ही होना चाहिए कि अगर कोई दो एंगल सिमिलर है और वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो बचा हुआ जो एंगल मतलब जो होगा वो 90 डिग्री होगा और वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो वैल्यू आ गया कि एंगल ए और एंगल सी जो होगा वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, बचे हुए एंगल 45 डिग्री होते हैं ना, क्योंकि 45 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सर्कल चैप्टर आ जाता है। ये भी एक मार्क्स का डेफिनेटली आपको एमसीक्यूज में या फिर 1 मार्क्स के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में पूछता है। अब दो सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब एक सर्कल यहाँ और दूसरा सर्कल जो है उसके सेंटर से पहले वाले से पास होकर जा रहा है और हमें पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर निकालना है। तो बट ऑब्वियसली जो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 12 एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, तो हमें पूछा है रेडियस निकालो ईच सर्कल का। तो अगर आप देखोगे तो ये इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 है। तो अगर आप देखोगे तो यहां से सेंटर से लेके यहां तक जाऊंगा तो ये इसके लिए रेडियस है और यहां से लेके अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये उसके लिए भी रेडियस है। मतलब दोनों ही सर्कल का जो रेडियस है वो कहीं ना कहीं क्या है 12 है। इससे ये चीज समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो क्या बोल रहा है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। देखो एंगल एसीबी है यहाँ पे, इंस्क्राइब इन द आर्क एसीबी, दिख रहा है आपको, विद सेंटर ओ, करेक्ट है। एंगल एसीबी का जो वैल्यू है वो 65 डिग्री है, मतलब ये जो वैल्यू है 65 डिग्री बोल रखा है, हमें बोल रहा है आर्क एसीबी का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है। आपको पता है कि कोई भी जो एंगल होता है एसीबी वो क्या होता है, हाफ ऑफ द आर्क एबी होता है, ठीक है ना, हाफ ऑफ द आर्क ए बी होता है। तो अगर आप देखोगे आपको ये पूरा ए सी बी निकालना है, ये सी है यहाँ पे, तो ये ए सी बी ये पूरे आर्क का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये आर्क जो छोटा वाला दिख रहा है माइनर आर्क ए बी अगर आपको पता चल गया तो 360 से माइनस करके आप ये निकाल सकते हो, करेक्ट है। लेकिन आपको ये पता करने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा और ये पता करने के लिए आपको ये जो एंगल दिख रहा है जो कि बना रहा है एक इंस्क्राइब एंगल, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट होता है ना, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये जो मेजरमेंट होता है वो होता है हाफ ऑफ द आर्क सबटेंडेड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क एंगल एसीबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क एबी, ठीक है। तो इसका वैल्यू 65 इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क एबी। तो आर्क एबी इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय 65, यानी आर्क एबी यानी इस छोटे एबी का जो माइनर आर्क का जो वैल्यू है वो आ गया 130 डिग्री। अब मुझे पता है ये बड़ा वाला आर्क एसीबी का निकालना है, तो 360 से माइनस कर लो, आ जाएगा 230, खत्म। दिस इज द आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो समझ में आ रहा है बच्चा। नेक्स्ट है, ए सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम सो दैट पैरेललोग्राम मस्ट बी डैश। अगर कोई सर्कल है पैरेललोग्राम के सारे साइड को टच करता है तो समझ लेना कि वो एक रोम्बस है। याद रखना, ये चीज याद रखने वाली बात है, याद रखना क्योंकि मैंने आपको करके भी बताया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल सी। देखो ट्वाइस द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस द एंगल ऑफ सी। तो इस केस में एंगल ए क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ एंगल सी। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वी नो दैट द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे को प्लस करके 180 डिग्री बनेंगे। एंगल ए का वैल्यू है 3/2 ऑफ सी, तो 3/2 ऑफ सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो अब वैल्यू निकल के आ जाएगा जो कि एंगल सी का आ रहा है 72 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था, एंगल सी का वैल्यू आ गया 72 डिग्री, खत्म। देखो सॉल्व किया। PQRS क्वाड्रिलेटरल एंगल आरएस पे 80 डिग्री है, आरएसटी निकालना है। यहाँ पे देखो आरएसटी कौन सा है, ये वाला बाहर वाला पार्ट, आरएसटी निकालना है। कैसे निकालोगे, आपको पता ही है कि एंगल ये आरएसटी जो है ये वाला पार्ट और एंगल आरएसपी, यानी ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी दोनों को प्लस करके 180 होगा। तो आरएसटी आपको पता नहीं है लेकिन ये पता है 80 डिग्री दिया हुआ है, प्लस करोगे निकाल दोगे, आ गया 100 डिग्री, खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है यार, मतलब बच्चों वाला चीज है ये। नेक्स्ट देखो यहाँ पे थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। देखो यहाँ पे कॉर्ड एबी है, कॉर्ड सीडी है, दिख रहा है, एबी और सीडी क्रॉस हुए एक दूसरे को, इंटरनल डिवीजन हो रहा है कॉर्ड का। सर्कल पॉइंट पे ए का वैल्यू 4 दे रखा है, ईबी का वैल्यू दे रखा है कहां गया 10, सी का वैल्यू 8 दे रखा है, बाकी हमको बोला ईडी निकालो। तो आपको पता है कि जब भी थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड लगता है तो अंदर के ए मल्टीप्लाई बाय ईबी हो जाएगा इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय ईडी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज दिया वो डाल दो और जो बच गया ईडी आ जाएगा आंसर 5। बहुत ईजी यार, इससे ईजी क्या ही बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है देखो 1 मार्क्स के सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। सेगमेंट डीपी एंड सेगमेंट डीक्यू आर टेंजेंट सेगमेंट टू द सर्कल विद सेंटर ए इफ डीपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड डीक्यू, यानी कि डीक्यू का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी कोई टेंजेंट अगर सर्कल पे जाता है एक बाहर के पॉइंट से तो वो दोनों इक्वल होते हैं, तो डीपी विल बी इक्वल टू डीक्यू होता है बिकॉज थ्योरम ऑफ टेंजेंट, आपको पता है टेंजेंट थ्योरम। तो डीक्यू का वैल्यू भी, डीपी का वैल्यू 7 है तो डीक्यू का वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेम होता है। टू सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 4.8, दो अलग अलग सर्कल है, एक का 3.5 एक का 4.8 है, टच कर रहे हैं इंटरनली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर निकालना है। तो ऑब्वियसली कभी भी ऐसा होता है, तो जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस 4.8 सेंटीमीटर, करेक्ट है, छोटे वाले का 3.5, 4.8 में से 3.5 माइनस कर दो, आगे आंसर 1.3। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स में कैटेगरी में बहुत पूछते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मेजर 180 डिग्री होता है, पता ही आप लोग को। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, क्या बोल रहा है, डीई 16 है, डीई 16 है, डीएफ निकालना है, तो डीई जो होगा वो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो डीई का हाफ हो जाएगा, डीएफ का वैल्यू आ जाएगा 8, 16 का आधा 8, ये मैंने करके दिखा दिया, देख सकते हो बहुत इजी है। कॉर्ड एबी कॉर्ड सीडी सर्कल में है, सेंटर ओ है, हमें बोल रहा है आर्क एबी का वैल्यू 120 है, ये वैल्यू 120 है, हमें बोल रहा है सीडी निकालो। तो ऑब्वियसली कि आर्क एबी जो होगा और आर्क सीडी जो होगा एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना।
बोल रहा है क्वेश्चन में ही बोल रखा है आर्क कॉन्ग्रुएंट, तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब मेरा आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, और अगर ऐसा होगा तो ये 120 है तो ये भी 120 ही होगा, खत्म। ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट, मैंने आपको बता दिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है, देख लो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है सर्कल का, लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल का डायमीटर होता है, याद रखना 2 टाइम्स रेडियस निकाल सकते हो इस प्रकार से, ठीक है ना, याद रखना। सर्कल रेडियस 3 दिया, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब वही डायमीटर है, निकाल देना। लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर क्वेश्चन आया तो डायमीटर होता है, याद रखना। तो यही सब कुछ क्वेश्चन थे, आप देख सकते हो लगभग 20 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट मैंने सारे, मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर काउंट करूं तो शायद 20 के ऊपर, 20 या फिर 30 के ऊपर क्वेश्चन हर चैप्टर के 12-15 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, मतलब 30-40 क्वेश्चन मैंने एक 20 मिनट के अंदर आपको करा दिए 1 मार्क्स के। और ये सिर्फ 1 मार्क्स के हिसाब से नहीं थे, क्योंकि अगर आपने इसको कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू समझा होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे जाके कन्वर्ट होकर थोड़ा सा और उसमें ऐड करके 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं, या फिर एक्टिविटी में दिए जाते हैं। तो जरूर से इसको मन लगा के प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपके राहुल सर ने बहुत मेहनत कर रखा है, पूरे चैप्टर्स को, सिलेबस को पढ़ा रखा है। जैसे मैंने बोला कि बार बार ऑनलाइन आके टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस 1.5-2x स्पीड पे लगा के देख लेना है, और जो भी समय बच रहा है उसको प्रैक्टिस पे, क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करने में, हैंडराइटिंग सुधारने में, लैंग्वेज को स्टडी करने में, इसमें लगाना है, यानी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। क्योंकि अब की बार 90 पार ये कोई नारा नहीं है, ये एक इमोशन है, और इसको इमोशनल तौर पे नहीं लेना, इसको इमोशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल वे में लेना है कि कैसे मैं अचीव करूंगा, तो उसके लिए मेहनत करना है। तो अब की बार 90 पार विद जेआर ट्यूटोरियल्स, मन लगा के पढ़ो, आपके राहुल सर हमेशा आपके साथ देंगे। और अभी तो लाइव रिवीजन का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी, मजा आएगा, आप लोग बस मेरा सपोर्ट करना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और पसंद आया होगा, मेहनत पसंद आ रही होगी, प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।